हेलो एवरीवन। 15 जनवरी के न्यूज़ टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज काफ़ी वक्त बाद आपसे मिले हैं हम लोग। जो प्रमुख टॉपिक है आज 4 ही हैं, जिसमें राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान काफ़ी प्रमुख है। ये आपको प्रीलिम्स में स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछा जाता है, लेकिन इसमें हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे जो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से संबंधित है। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, गवर्नेंस से संबंधित है। वहाँ विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग जो देखेंगे वहाँ पे एनजीओ और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखा हुआ है, इसलिए सिलेबस के साथ आपको मैपिंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निर्यात तत्परता सूचकांक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि भाई ये सूचकांक कौन जारी करता है। मेंस में इससे सूचकांक के संबंध में नहीं पूछा जाएगा। इसका जो डेटा है, इसका जो इंफॉर्मेशन है, वो आप मेंस के आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन में कर सकते हैं। उसके बाद वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है 2026 का। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये आपको मेंस पॉइंट प्रीलिम्स में बस यही कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, बस यही सब इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मेंस में इस रिपोर्ट का उपयोग करके आप अपने आंसर को, आप अपने निष्कर्ष को शानदार कर सकते हैं। बड़े टॉपिक में लास्ट है 2025 अब तक का सबसे गर्म ला नीना वर्ष रहा है। इसमें हम लोग एल नीनो ला नीना का कॉन्सेप्ट समझेंगे। दूसरी बात, ये ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको ला नीना एल नीनो कॉन्सेप्ट जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में यूपीएससी बहुत पसंद करता है एल नीनो को, उसके प्रभाव को, तो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब इस टॉपिक पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। मैं समझाऊंगा। वहाँ पे जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसमें ऑपरेशन पवन है, उसको देखेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आईलो का रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट आया है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की चर्चा है, जिसको संक्षिप्त रूप से देखेंगे। माइक्रो राइजल नेटवर्क इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ताजे जल की पफर फिश को देखेंगे। फिर इंडियन स्कीमर है, वाइजर 1 है, निपाह वायरस है। इन सब टॉपिक को हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे से बड़ा का वीडियो ना बने, नहीं तो काफ़ी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर ज़्यादा बड़ा होता है तो हम लोग लगातार फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ों हैं उसको खूब एक्सप्लेन करेंगे, और जहाँ पे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ थोड़ा कम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग सीधे आते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है आपका वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो 2026 में ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें नाम ही है जोखिम रिपोर्ट। तो वैश्विक स्तर पर जो सबसे बड़ा जोखिम अभी बताया गया है वो भू आर्थिकी टकराव, अर्थात इंग्लिश वर्ड जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, आज इस शब्द को भी हम लोग समझेंगे। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट आपका मेंस में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसको मैं वाइट कलर से है कीवर्ड है। इस कीवर्ड को भी आपको कहीं पे नोट डाउन करने की जरूरत है। जो आपके नोट्स हैं वहां नोट डाउन करने की जरूरत है। समझेंगे इस टॉपिक को। इस रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु क्या बोला है? बोला है कि जो अभी वर्तमान में या निकट भविष्य में, शॉर्ट टर्म में, जो सबसे ज्यादा वैश्विक स्तर पे जोखिम है, वैश्विक स्थिरता के लिए जो सबसे ज्यादा जोखिम है वो है भू आर्थिक टकराव, जियो इकोनॉमिक
कन्फ्रंटेशन या राज्य आधारित जो सशस्त्र संघर्ष चल रहा है बहुत सारे देशों में, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे आपको इधर अफ्रीकी जो साहेल रीजन है, साहेल रीजन प्रीलिम्स में 2 बार पूछ चुका है, 25 में और 24 में, तो ये सब चीज PYQ करते रहिए। साहेल रीजन है जो काफी अविकसित है, वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, राज्य आधारित कन्फ्रंटेशन, सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, ये भी वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा जोखिम। इसके अलावा जो चरम मौसम की घटनाएं हैं, जलवायु परिवर्तन बड़े स्तर पे हो रहा है, जिस कारण से आपदा पहले भी आता था, ऐसा नहीं था कि आपदा नहीं आता था, लेकिन अब उस आपदा की तीव्रता का मतलब है कि बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे बढ़ गया है, साथ में बारंबारता बढ़ गई है। जैसे कि पहले अगर बाढ़ आता भी था तो उतना मतलब भयावह बाढ़ नहीं आता था, और कोई 15 साल 20 साल पे रिपीट होता था, अब हर 2 साल 3 साल पे रिपीट हो रहा है। तो बारंबारता बढ़ रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन बड़े स्तर पे अब वो इसका जलवायु परिवर्तन बड़े स्तर पे हो रहा है। उसके अलावा बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण, विभिन्न कारणों से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, चाहे वो नस्लीय आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, वैश्विक स्तर में धर्म के आधार पे हो, ये ध्रुवीकरण पोलराइजेशन बढ़ रहा है, जिस कारण से हिंसक तनाव हो सकता है, सशस्त्र संघर्ष हो सकता है, बहुत जगह हो भी रहा है। न्यूजीलैंड जैसा शांतिपूर्ण देश जहाँ पे सिख समुदाय अपना धर्म को पालन करते हुए कीर्तन कर रहे थे, उनका कन्फ्रंटेशन करने के लिए न्यूजीलैंड के मूल लोग वहाँ आके उनको कन्फ्रंट किए। तो ये सब चीज़ आप हर जगह पे देखेंगे कि जाति धर्म नस्ल के आधार पे बड़े स्तर पे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जिसके पीछे आई रिपीट बहुत बड़ा कारण है आपको सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया का जो कंट्रोल है कुछ कॉरपोरेट हाउस के पास है, जो आपके वनरेबिलिटीज़ को बड़ा आपके सुविधता को देखते हुए उस तरीके का एल्गोरिदम बना रही है कि आप बार बार उसी तरीके का वीडियो देख रहे हो, रिपीट कर रहे हो, और आपके दिमाग में जो आपका रैशनैलिटी है उसको वो तोड़ रहा है, और आपके दिमाग में किसी समुदाय, किसी नस्ल, किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ आपके मन में घृणा पैदा कर रहा है, जिस कारण से समाज में, और सिर्फ ये इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये बड़े स्तर पे हो रहा है। तो बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अगले 10 साल में देखेंगे, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ा जोखिम वैश्विक स्तर पे चरम मौसम की घटनाएं हैं। जो जलवायु परिवर्तन से बड़ा जोखिम आज दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे पृथ्वी के जो अस्तित्व है उसी पे प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गया है जलवायु परिवर्तन के द्वारा। और सबसे बड़ा डर है कि जिस रफ्तार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, डर ये है कि ऐसा ना हो कि ये रिवर्स ना हो सके, है ना। हमारे पास को इस तरीके का तकनीक नहीं है जिससे ये जलवायु परिवर्तन को रिवर्स कर सकें। बहुत बड़ा ये डर है। उसके अलावा विविधता की हानि, जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण बड़े स्तर पे जैव विविधता की हानि हो रही है। बहुत सारे जो देखिए, जब मानव का हस्तक्षेप प्रकृति में उतना नहीं था तब भी जैव विविधता की हानि होती थी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, तब भी पारिस्थितिकी तंत्र की हानि होती थी, लेकिन वो रफ्तार नहीं था, है ना। वो प्रकृति वापस अपना उसको रिवर्स कर लेती थी और प्रकृति स्टेबलाइज हो जाती थी। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद बड़े स्तर पे, वैश्विक स्तर पे हम लोग ने हस्तक्षेप किया प्रकृति के साथ, खिलौना समझा इसको। तो जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की जो हानि हो रही है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हो रही है, और इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज, हमारे पृथ्वी पे पड़ने वाला है। भारत के कंटेक्स्ट में अलग से ये जोखिम बताया गया है। सबसे बड़ा जोखिम भारत के संदर्भ में बोला गया है साइबर असुरक्षा।
इतनी बड़ी आबादी है जिसमें बहुत कम आबादी के पास डिजिटल साक्षरता है। यहाँ तक कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अभी जो आप देखते हैं कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होते हैं लोग, उसमें गरीब, मजदूर, किसान ये सब नहीं होते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर बैंक कर्मी, वो सब डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है ना? तो डिजिटल असुरक्षा सबसे बड़ा एक चुनौती आज हमारे समाज में है। उसके अलावा बड़े स्तर पे समाज में असमानता बढ़ रही है। आर्थिक असमानता का तो चरम सीमा पार हो गया है। जो हमारे देश में जो ऊपर के 1% लोग हैं, उनके पास 40% संपत्ति है। तो आय हो या धन हो, उसकी असमानता समय के साथ बढ़ रही है। तो जो वैश्विक असमानता रिपोर्ट आता है, उसके डेटा पे ध्यान दीजिएगा। हर साल भारत के संदर्भ में आता है, वैश्विक संदर्भ में आता है, उसमें भारत के संदर्भ में भी कुछ बातें होती हैं जो आपको मेंस में शामिल करना है। तो धन और आय की बढ़ती हुई असमानता, उसके बाद जो अपर्याप्त लोक सेवाएं हैं, भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है आज भी, वो कल्याणकारी राज्य में जो ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए उसमें काफ़ी निम्नतर स्तर पर है, बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार है और लोक कल्याण के लिए उस स्तर पे काम नहीं करती है। लीकेज बहुत ज़्यादा है इस ब्यूरोक्रेसी के कारण। सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़े स्तर पे अभाव है। उस सामाजिक सुरक्षा में शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या पेंशन हो, या स्वास्थ्य हो। तो सोशल सिक्योरिटी नेट एक कॉन्सेप्ट होता है, सामाजिक सुरक्षा संजाल, जिसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नेट। इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, यहाँ तक कि सोसाइटी में जीएस पेपर 1 में, यहाँ तक कि एसए में, जीएस पेपर 4 में, एथिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो। टेक्निकल वर्ड है सामाजिक सुरक्षा संजाल। पहले हम लोग सामाजिक सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझें कि ये सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी क्या है। सोशल सिक्योरिटी, कोई भी समाज अपने सदस्यों या नागरिकों को, कोई भी देश अपने नागरिकों को कठिन परिस्थिति में, याद रखिए कठिन परिस्थिति बड़ा इंपॉर्टेंट है, कठिन परिस्थिति में जो सुविधाएं देती है ताकि उसका बेसिक मिनिमम लाइफस्टाइल बना रहे, वो परिवार या वो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में न जाए, उसके लिए बेसिक मिनिमम जो सुविधाएं देती है उसी को बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको भारत के संदर्भ में भूख मतलब खाद्य सुरक्षा, ये भी सामाजिक सुरक्षा संजाल का पार्ट है। खाद्य सुरक्षा, बहुत सारा ऐसा परिवार है जिसके लिए कठिन परिस्थिति ही डेली है, 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी उसे नहीं मिल पाती है। तो जबकि यूरोप में आप खाद्य सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा संजाल का पार्ट नहीं है। अगर यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जर्मनी, यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वहाँ सामाजिक सुरक्षा किसको बोलते हैं? पेंशन को बोलते हैं। वहाँ सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को बोलते हैं। वहाँ सामाजिक सुरक्षा आपको जो दुर्घटना बीमा को बोलते हैं। आपको मृत्यु हो जाने पे जो बीमा मिलता है, जीवन बीमा, उसको बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा। लेकिन भारत में खाने को बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए खाद्य सुरक्षा भी सामाजिक सुरक्षा का पार्ट आ जाता है। उसी प्रकार से पेंशन है, उसी प्रकार से जीवन बीमा है, उसी प्रकार से स्वास्थ्य बीमा है। ये सब आपका सामाजिक सुरक्षा है और इन सब के लिए जो तंत्र आप बनाते हो उसको सामाजिक सुरक्षा संजाल, सोशल सिक्योरिटी नेट बोलते हैं। नेट मतलब जाल। भारत में क्या स्थिति है? 10% से कम अब जो श्रमिक हैं वो औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।
90% से अधिक लोग गैर अनौपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं या गैर औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिस कारण से उनको सामाजिक सुरक्षा, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है। उनको भविष्य में बूढ़े होने पे पेंशन नहीं मिलेगा। जैसे गिग वर्कर्स हैं, उनको कोई पेंशन मिलने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति को अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया कार्यस्थल पे, उसको कोई बीमा मिलने वाला नहीं है। उसको बीमार पड़ गया तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो कठिन परिस्थिति में जो आप हेल्प करते हैं उसकी गुणवत्ता भारत में बहुत बुरा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले समय में भारतीय नागरिकों में, भारतीय समाज में, कि अभी तो आपका अधिकतर आबादी युवा है, लेकिन कल को ये 2050-60 के बाद जब वृद्ध होगी, इसके पास सामाजिक सुरक्षा संजाल का जो तंत्र है वो लगभग अनुपस्थित रहेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है और इसका भार आपको इन जनरल गवर्नमेंट पे जाता है, टैक्स पेयर मनी पे जाता है। अगर अभी से इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो 2050-60 के बाद जो युवा आबादी काम करेगी उस पे वृद्ध आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा का बहुत ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा, तभी वृद्ध आबादी को आप सामाजिक सुरक्षा संजाल में ला पाओगे। तो आने वाले समय में इस पे ध्यान देना है। अभी बड़ा गहन ये विषय है, इसको जीएस पेपर 2, 3 में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये सब जोखिम है, भारत के संदर्भ में भी आपको याद रखना है क्या जोखिम है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि भू आर्थिक टकराव, जो सबसे ज्यादा आपको जिस पे चर्चा है इस रिपोर्ट में, भू आर्थिक टकराव ये क्या है। तो वैश्विक स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे कोई जो देश है अगर अपने आर्थिक संसाधन का रणनीतिक रूप से उपयोग करे, मतलब मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका क्या कर रहा है कि जैसे भू आर्थिक टकराव, भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया, आगे बोल रहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे। चाइना क्या कर रहा है कि जो उसके रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, जो खनिज हैं, रेयर खनिज, जो जिसपे पूरा दुनिया उस पे निर्भर है, चाइना पे, जिसके कारण आज स्मार्टफोन से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक के सामान उससे बन रहे हैं, जो मैग्नेट्स है, उन सब के एक्सपोर्ट को बड़ा कंट्रोल कर रहा है, जिससे दूसरे देश पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव, दूसरे देश के मैन्युफैक्चरिंग पे, दूसरे देश की कंपनियों पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब माध्यम से इस सब को क्या रणनीतिक रूप से यूज करना, स्ट्रेटेजिक रूप से यूज करना, यही भू आर्थिक टकराव है। इसका उद्देश्य व्यापार हो या तकनीक हो या फिर सर्विसेज हो या पूंजी हो या ज्ञान का प्रवाह हो, उस पर प्रतिबंध लगा के ये किया जा सकता है। किन किन उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, या तो सीधे बैन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिया आपने किसी चीज के एक्सपोर्ट पे, किसी चीज के इंपोर्ट पे, अपने सेवाओं के एक्सपोर्ट पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया। तो या फिर व्यापार नियंत्रण आप कर रहे हैं, या फिर निवेश पे प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अमेरिका कल को बोले कि भाई भारत में निवेश नहीं, अमेरिकी कंपनी भारत में निवेश नहीं करेगी, तो क्या ये आपको भू आर्थिक टकराव है। या फिर अपने यहाँ इतना सब्सिडी दे दिया कि दूसरे देश के जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे हो जाएंगे और वो उनकी जो फैक्ट्रियां हैं धीरे धीरे बैठ जाएंगी, जिससे आर्थिक रूप से उस देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। या राज्य सहायता है या मुद्रा संबंधी उपाय है। तो ये सब भू आर्थिक टकराव आपको भी देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से पिछले ट्रम्प सरकार में ट्रेड वॉर हुआ यूएस और चाइना के बीच में। इस बार तो ट्रम्प सरकार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और भारत जैसा देश जो उसका मित्र है उस पर ही टैरिफ लगा रही है ना। तो भू आर्थिक टकराव आपको बड़े स्तर पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके परिणाम क्या होते हैं, भू आर्थिक टकराव के परिणाम क्या होते हैं। पूरे वैश्विक स्तर पे व्यापार सुगम रूप से चल सके, इसलिए बहुत सारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, चाहे वो WTO हो
चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये सब मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे G20 हो। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि भाई समझौता करती है आपस में, ये सब विभिन्न देश जो इसमें शामिल हैं आपस में समझौता करते हैं और समझौता के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि सबके लिए बराबर नियम होगा ताकि व्यापार सुगम रूप से चल सके। लेकिन जब ये भू आर्थिक टकराव होगा तो इसके कारण जो बहुपक्षवाद है, जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुपक्षवाद कहलाता है, उसका पतन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी इसका प्रभाव या चुनौती देखने को मिल रहा है। जो आपूर्ति श्रृंखला है, कोई भी आज एक प्रोडक्ट बनता है, आज एक उत्पाद बनता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, सिर्फ उसी देश से आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई कार बनाना है तो टायर आ रहा हो इंडोनेशिया से, उसके सेंसर्स आ रहे हो चाइना से, स्टील आ रहा हो इंडिया से, उसके ग्लास हो सकता है कि आ रहा हो थाईलैंड से। तो बहुत सारे इसके जो मोबाइल फ़ोन के साथ भी वही है। तो आज आपूर्ति श्रृंखला बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो सुगम होना चाहिए। जब वुहान वायरस या फिर जो आपको कोविड-19 वायरस आया और चाइना से वो प्रारंभ हुआ, जिस कारण से आपूर्ति श्रृंखला पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तब जापान ने चाइना प्लस वन नीति शुरुआत की ताकि आपूर्ति श्रृंखला भविष्य में एक देश पे निर्भरता ना हो। आज आपूर्ति श्रृंखला पे लगभग नियंत्रण चाइना का है, जिस कारण से सारे देश उस पर निर्भर हैं। अगर चाइना भू आर्थिक टकराव करता है तो ये आपूर्ति श्रृंखला पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अन्य देश के यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है उस पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद संसाधन का केंद्रीकरण, जिस देश का कंट्रोल है उसी के पास सारा व्यापार चला जाएगा। इसके कारण विश्व में आर्थिक मंदी उत्पन्न हो सकती है। जब आर्थिक मंदी उत्पन्न होती है तो ये संघर्ष को पैदा करता है। आपको बता दें, एक हमारे गुरुजी थे, तो बहुत वृद्ध 80-85 साल के, तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बोलते थे कि दुनिया का जितना जो शासक है, कोई भी शासक हो, वो सबसे ज़्यादा डरता है तो मेजर जनरल इन्फ्लेशन से, मतलब मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा डरता है, महंगाई से सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि वो हर घर को प्रभावित करता है। जब भू आर्थिक टकराव होगा तो हो सकता है कि किसी देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, खाद्य वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उस देश में जो आम जनता परेशान होगी तो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, सत्ता उखाड़ने के लिए प्रोटेस्ट करेगी। हो सकता है वो प्रोटेस्ट हिंसक हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो ईरान में हो रहा है, ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है भू आर्थिक टकराव, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान में और जिस कारण से वहाँ पे जो बेसिक मिनिमम जो सामान है वो भी बहुत महंगा हो गया है, घर घर को प्रभावित कर रहा है, जिस कारण से लोग सड़क पे आ गए। तो संघर्ष बड़े स्तर पे सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, एक देश से दूसरे देश के बीच में संघर्ष बढ़ सकता है इस भू आर्थिक टकराव के कारण। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसमें सुझाव क्या दिया गया है? बोला गया है कि ऐसी परस्पर लाभ को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि दोनों ही देशों को आपस में फायदा हो, उस व्यापार से, उस जो तरीके से, उस प्रोसेस से दोनों देश को फायदा हो। तो ऐसे आर्थिक प्रलोभनों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो परस्पर लाभ को बढ़ावा देता हो। साथ में जो बहुपक्षीय संस्थान हैं जैसे WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, G20 है, इन सब को मजबूत करने की आवश्यकता है। और जो विभिन्न देश हैं उनके यहाँ जो लोकल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें रेजिलियंस लाने की आवश्यकता है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि दूसरे देश ने अगर कुछ किया उसका बड़ा कम प्रभाव पड़े, आपके यहाँ लोकल, जैसे भारत, जैसे अगर रेयर अर्थ एलिमेंट है जो चाइना पे पूरी तरीके से निर्भर है, लेकिन भारत में भी है वो एलिमेंट,
भारत अगर उस पे अच्छे से खनन करे, अच्छे से रिसर्च करे, तो भारत के पास अपना वो रेयर अर्थ एलिमेंट हो सकता है। तो आपको लोकल रेजिलियंस बढ़ाने की जरूरत है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके इस सब जो मैं जहाँ पे कीवर्ड बोल रहा हूँ उसको अपने नोट्स में शामिल जरूर कीजिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निर्यात तत्परता सूचकांक। नीति आयोग जारी करता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 ये जारी किया गया है। इसका चौथा संस्करण जारी किया गया है। नीति आयोग ये निर्यात तत्परता सूचकांक क्यों जारी करती है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो नीति आयोग एक थिंक टैंक समूह की तरह काम करती है। इन रिपोर्टों के माध्यम से ये चाहती है कि विभिन्न राज्यों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, अपने यहाँ व्यापार, वाणिज्य, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, इन सब चीज को बढ़ाने का, ताकि अधिक से अधिक निर्यात कर सके। जब एक राज्य अधिक से अधिक निर्यात करेगा तो दूसरा राज्य उसको देख के वैसे ही काम करेंगे, पूरा देश का निर्यात बढ़े। तो इससे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो इसी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ये निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है। इस तत्परता सूचकांक में 4 स्तंभ हैं, 4 प्रमुख इसके स्तंभ हैं। ये जो 4 स्तंभ हैं उसी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। कितने उप स्तंभ हैं, कितने संकेतक हैं, ये सब कहीं नहीं पूछेगा। तो ये सब आपसे कहीं पूछेगा नहीं। जो व्यवसाय तंत्र है उसको 40% का वेटेज दिया गया है। जो आपको निर्यात अवसंरचना है उसको 20% का वेटेज दिया गया है। नीति और शासन को कैसा वहाँ पे गुड गवर्नेंस है कि नहीं उस राज्य में, उसको 20% का दर्जा दिया गया है, वेटेज दिया गया है। और निर्यात में क्या प्रदर्शन है उसको 20% का वेटेज दिया गया है। तो ये भारांश का भी लिस्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवसाय तंत्र, है ना। उस राज्य में व्यवसाय तंत्र कैसा है उसको 40% का दर्जा दिया गया है। बेसिकली सरकार का भी लक्ष्य है कि 2023 तक भारत का जो वस्तु निर्यात है, मर्चेंडाइज निर्यात है, वस्तु निर्यात का देखो, निर्यात 2 तरह के हैं। एक निर्यात वस्तु निर्यात जिसको मर्चेंडाइज निर्यात बोलते हैं, दूसरा निर्यात सेवा निर्यात। जो मर्चेंडाइज निर्यात है, जो वस्तु निर्यात है, उसमें जैसे पेट्रोलियम हो गया, जो आपका कार हो गया, जो देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो सब आता है। दृश्य मदें इसको बोलते हैं। लेकिन जो सेवा निर्यात है उसमें भारत बड़ा स्ट्रांग है, वो अदृश्य कहलाता है। जैसे कि आप आईटी सर्विसेज है, बीपीओ सर्विसेज है, या फिर आपका हेल्थ सर्विसेज है, ये सब क्या है? ये सब सेवा निर्यात है। तो जो मर्चेंडाइज निर्यात है, भारत का टारगेट है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का ये निर्यात का टारगेट पूरा हो। और ये तभी पूरा होगा जब सभी राज्य मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे। तो ये निर्यात सूचकांक के माध्यम से, निर्यात तत्परता सूचकांक के माध्यम से ये बताया जाता है कि अभी कौन सा राज्य कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायर्स। लीडर्स में वो राज्य हैं जो काफ़ी ऊपर हैं निर्यात में, निर्यात प्रिपेयर्डनेस में। चैलेंजर्स में वो राज्य हैं जिसमें वो मध्यम स्तर पे है लेकिन सुधार की गुंजाइश है, सुधार की आवश्यकता है। और एस्पायर्स में वो राज्य हैं जो निर्यात विकास में प्रारंभिक चरण में ही हैं। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर गुजरात है। चैलेंजर्स में मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, और जो सबसे बॉटम वाले राज्य हैं उसमें सबसे अच्छा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। छोटे राज्य के लिए अलग से लिस्ट है, कहीं भी ये सब लिस्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना। बस ये ध्यान रखिए कि
ये 3 राज्य का नाम आपको आसान भी है, महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है, फिर गुजरात है। तो ये 3 राज्य का बस नाम ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में न के बराबर चांस है, मेंस में कहीं यूज कर सकते हो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे तो लगता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज आप सुनने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान को आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य उद्यम मतलब जो विभिन्न प्रकार के उद्योग का संवर्धन करना, उद्यम का संवर्धन करना, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ाना। खासकर ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, गांव के संदर्भ में है। 50,000 जो सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, ताकि 50 लाख से अधिक जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उद्यम विकास के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। तो बेसिकली जो 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्ति होंगे, वो विभिन्न जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य हैं उनके पास जाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, ताकि जो लोग हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनमें उद्यमिता विकसित हो सके। ये पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र पे ही फोकस है, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब गांव में उद्यमिता अगर बढ़ता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो 1991 के बाद जो हम लोग एलपीजी रिफॉर्म किए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके कारण से इंडस्ट्रीज बनी, इसके कारण से तीव्र शहरीकरण हुआ, और वो तीव्र शहरीकरण में गांव से शहर की ओर, रूरल से अर्बन एरिया की ओर बड़े स्तर पे माइग्रेशन हुआ। गांव शहर की तुलना में काफी पिछड़ा रह गया। वहां की अधिकतर आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, जिसमें जो विकास दर बहुत कम है। हमारा टारगेट ये 5% रहता है, 1-2% विकास दर कृषि क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र का विकास दर इतना कम हो तो वहां पे आय कैसे बढ़ सकता है तीव्र गति से? तो लोगों का जो आय है, किसानों का जो आय है, किसान मजदूरों की जो आय है, वो समय के साथ बहुत अच्छा नहीं बढ़ा है, जिस कारण से आप गरीबी का मतलब ग्रामीणीकरण देखते हो, गांव में गरीब ज्यादा आप देखते हो। तो एक ऑप्शन है वहाँ, निर्धनता उन्मूलन का ऑप्शन है कि उस आबादी को जो कृषि पे बहुत ज्यादा निर्भर है, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा निर्भर है, उसको शिफ्ट करें दूसरे नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र में। नॉन एग्री क्षेत्र में अगर शिफ्ट करें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र हो या फिर आपको विनिर्माण क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, उधर शिफ्ट करें, तो गांव में जो कृषिगत आय है उसके अलावा गैर कृषिगत आय, गांव के लोगों का गैर कृषिगत आय बढ़ाने की जरूरत है। जैसे ही गैर कृषिगत आय बढ़ेगी, तो उस परिवार का, जिसमें एक व्यक्ति कृषि पे काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति गैर कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उस परिवार का डबल इनकम होगा या उससे भी ज्यादा होगा और निर्धनता उन्मूलन होगा। इसका एक सबसे अच्छा माध्यम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप से के माध्यम से लोगों को एकजुट करना और स्वयं सहायता और परस्पर सहायता के माध्यम से बचत करना, बैंक से ऋण लेना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ ना कुछ कुटीर उद्योग या छोटे मोटे बिजनेस शुरू करना जिससे उद्यमिता बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में सरकार का भी फोकस है, वो है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्रदर्शन भारत में रहा है वो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है पुरुष की तुलना में। सरकार भी फोकस कर रही है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप।
तो महिला सशक्तिकरण, इस उद्यमिता के कारण महिला सशक्तिकरण बहुत बढ़ेगा। एक रिपोर्ट में भी बोला गया है कि अगर महिलाओं को जो लैंगिक अंतराल है उद्यमिता में, उसमें लैंगिक अंतराल को अगर पाट दिया जाए तो जीडीपी में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बढ़ोतरी हो सकता है। इससे आय का विविधीकरण होगा। जो मैंने बोला कि कृषिगत आय है तो साथ में क्या परिवार में जुड़ जाएगा, गैर कृषिगत आय भी जुड़ जाएगा। तो महिलाएं अब पारंपरिक कृषि श्रम से निकलकर गैर कृषिगत गतिविधि में आ जाएंगी। ये अब ग्रामीण आय का 2/3 हिस्सा उत्पन्न करती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के काम, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा बनता है जो मिथिला पेंटिंग करता है और उस मिथिला पेंटिंग को बाहर बेचा जाता है। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप अचार बनाता है। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको बांस से बने हुए विभिन्न उत्पाद बनाता है। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कृषि से जो प्राप्त उत्पाद है उसी को प्रोसेस करके आगे पैकेट रूप में आगे बेचता है। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, उड़ीसा में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो मिड डे मील में जो खाना मिलता है उसके लिए जो सारा टेंडर उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलता है। केरल में कुदुम्श्री सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो बहुत फेमस हुआ, जो कैफे कुदुम्श्री नाम से विभिन्न प्रकार के कैफे का चेन बनाता है और वहां पे लोगों को खाना खिलाकर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप आय अर्जन करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उद्यमिता आसानी से बढ़ाई जा सकती है और भारत में बहुत जगह पे बहुत सफल हुआ। केरल में बहुत सफल हुआ। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, वहां पे जीविका मिशन चलाया जाता है और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो सरकार ने भी देख लिया है कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप पे अगर हम फोकस करें तो ये आय का विविधीकरण, कृषिगत आय को में विविधता लाके गैर कृषिगत आय परिवार में दिया जा सकता है। और जैसे ही महिला उद्यमिता बढ़ेगी, महिला का आय अर्जन होगा तो महिला का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। याद रखिए, महिला सशक्तिकरण का एक एंगल है आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। लेकिन जैसे ही महिला परिवार में पैसा लाने लगी तो उसका सामाजिक सशक्तिकरण भी हो जाता है। उस परिवार में निर्णय लेने में महिला को फिर भागीदारी मिलने लगता है। यही नहीं, जैसे ही महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, भविष्य में वो महिला मुखर हो जाती है। महिला का सामूहिक तोल मोल की शक्ति बढ़ जाती है जो उसके राजनीतिक सशक्तिकरण में योगदान देता है। विभिन्न रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी, महिला उद्यमिता उसमें आया तो जिसका सशक्तिकरण हुआ, कल को इतना राजनीतिक सशक्तिकरण हो जाता है कि उस महिला का ग्राम पंचायत में चुनाव जीतने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सब एंगल में मेंस में आप देखिएगा कि उद्यमिता हो, महिला उद्यमिता हो या ग्रामीण उद्यमिता हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसको बार बार पूछा जा रहा है मेंस में सवाल। आप देखिएगा, गवर्नेंस में देखिएगा, इस उद्यमिता के कारण अतिरिक्त आय आएगा परिवार में, जिस कारण से गरीबी उन्मूलन होगा परिवार का। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केरल में जो गरीबी न के बराबर है, नीति आयोग का रिपोर्ट है कि केरल में गरीबी मात्र 0.3% है। अब 0.3% मात्र गरीबी, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह बताया गया है कि केरल में 50% परिवार का कम से कम एक महिला, आई रिपीट, 50% परिवार का कम से कम एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिस कारण से परिवार का आर्थिक आय बढ़ा है। तो इस कारण से निर्धनता उन्मूलन होता है। एसबीआई का भी रिपोर्ट है कि वित्त वर्ष 19 और 24 इस 5 सालों में 65% ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों का सापेक्ष आय में वृद्धि हुआ है। इसका मतलब है 65%, 2/3 जो परिवार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई थी उसका आय अन्य की तुलना में बढ़ा है।
इस कारण से क्या होता है, निर्धनता उन्मूलन हुआ, महिला को हाथ में कुछ पैसा आया, उस पैसे का उपयोग महिला में देखिए बचत करने की प्रवृत्ति पुरुष की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। अब वो जो बचत किया है उस पैसे को तो कहाँ इन्वेस्ट करेगी, दोबारा अपने उद्यम में, अपने जो कुटीर उद्योग उसने चालू किया था उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर वो उसका इन्वेस्ट अपने बच्चे के शिक्षा में, अपने बच्चे के स्वास्थ्य में कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है, कुपोषण को समाप्त करने में भी ये बड़ा हेल्प कर रहा है, क्योंकि महिला फिर अपने बच्चे को प्रोटीन देना शुरू करती है जब उसके हाथ में पैसा आता है। दाल हो या फिर आपका अंडे हो या फिर आपका विभिन्न प्रकार के फल हो, वो सब देना शुरू करती है। इससे कुपोषण कम होता है। मेंस में बार बार सवाल पूछा है। इसके अलावा जो बड़े स्तर पर अभी भी चल ही रहा है, ग्रामीण से शहरी पलायन, ये भी कम होता है, क्योंकि गांव में उद्यमिता के माध्यम से रोजगार आता है। तो ये बेतरतीब शहरी पलायन जो चल रहा है, जिस कारण से बेतरतीब शहरीकरण हो रहा है, ये जो बड़े स्तर पे गांव से शहर की ओर पलायन हुआ, इस कारण से ही शहर पे प्रेशर बढ़ गया और हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे सरकार की कैपेसिटी नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए नियोजन कर ले। इसीलिए हमारा जो शहरीकरण हुआ है वो अनियोजित और बेतरतीब शहरीकरण हुआ है। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि हमारा शहरीकरण अनप्लान्ड एंड हैपेजाइड हुआ है, अनियोजित और बेतरतीब हुआ है। उसका सबसे प्रमुख यही कारण है कि बड़े स्तर पे गांव से शहर की ओर लोग पलायन किए। ये पलायन भी कम होगा, शहर पे दबाव भी कम होगा। इस उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने और क्या प्रावधान किया? वर्तमान प्रधानमंत्री की जो पहली सरकार बनी थी 2014 में, उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू किया, जिसमें बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी परिसंपत्ति के, प्रतिभूति के वो ऋण प्रदान किया जाता है। उद्योगिनी योजना महिलाओं के संदर्भ में, महिला कॉयर योजना, ये सब महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और सब्सिडी वाले उपकरण मुहैया कराती है। नाबार्ड का भी कार्यक्रम है MEDPs, सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इसके अलावा LEDPS, आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम। MSME मंत्रालय का अस्पायर योजना है, जिसमें नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसका उद्देश्य अस्पायर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेशन आ सके, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें अब तक 1.16 लाख जो ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षित किया जा सका है। और सबसे फेमस जो है, जो आपको मेंस में भी लिखना है, प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जाता है, लखपति दीदी पहल। लखपति दीदी पहल जो है, ये DNRLM के तहत जो 7 करोड़, आपको आगे बताऊंगा DNRLM क्या है। इसके तहत 7 करोड़ के आसपास जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उनमें से 3 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य को, 3 करोड़ महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, उनको लखपति दीदी के रूप में बनाना, मतलब उनका वार्षिक इनकम, उनका सालाना इनकम कम से कम 1 लाख रुपए करना। 3 करोड़ महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जुड़ी हुई है, उसका वार्षिक आय, उसका ईयरली या एनुअल इनकम कम से कम 1 लाख रुपए करना, उनको लखपति दीदी बनाना। तो ये इसका टारगेट है। ये कोई अलग से स्कीम नहीं है, ये DNRLM के तहत ही इसको संचालित किया गया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर ये DNRLM क्या है? ये DNRLM जो है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, पहले सरकार
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाती थी SGSY, लेकिन उसका बाद में नाम बदल के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया। इस लाइवलीहुड मिशन का के लिए क्राइटेरिया है कि आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य हो। मतलब एक इंडिविजुअल इसका लाभ नहीं उठा पाएगा, आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, स्वयं सहायता समूह बना के इस स्कीम का लाभ उठाना पड़ेगा। जब आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया 10 महिला या 15 महिला मिलके, तो फिर उसको बैंक से आसान शर्तों पर ऋण दिया जाता है, जिस कारण से वो अपनी कुछ उद्यमिता कर सकती है। लेकिन 2016 में इस NRLM का नाम बदल के DNRLM कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका उद्देश्य ये है कि भाई गांव में गरीबी उन्मूलन करना और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना। प्रीलिम्स में अब चक्कर क्या हो गया है, जो फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब क्या है? देखिए, ग्रामीण हर मंत्रालय का कोई ना कोई फ्लैगशिप स्कीम होता है। मतलब अगर 100 करोड़ उस मंत्रालय को मिल रहा है तो 75 करोड़ एक ही स्कीम को जा रहा है। मतलब वो स्कीम सबसे बड़ा स्कीम होता है, उसका स्टार स्कीम होता है, उसका हीरो स्कीम होता है। हर अच्छा, ये एक भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकता है। तो ये जो फ्लैगशिप स्कीम है उनको आपको डिटेल में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। PT 365 में स्कीम वाले डॉक्यूमेंट में बड़ा अच्छे से वो दिया रहता है, हर साल आता है। अब देखा गया है कि 2-3 सवाल स्कीम से रिलेटेड UPSC प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जिसमें से कम एक सवाल फ्लैगशिप स्कीम से होता है। अन्य 1 या 2 सवाल आपको छोटे मोटे स्कीम से होता है, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है। लेकिन फ्लैगशिप स्कीम को आपको डिटेल में पढ़ना होता है। तो इस NRLM जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का फ्लैगशिप स्कीम है, उसमें 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवार जुड़ा हुआ है। यह महिला केंद्रित सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनकी संघीय संस्थाएं हैं। इसका उद्देश्य बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करके महिला में उद्यमिता बढ़ाना, उनकी आय के स्रोतों को बढ़ाना, यही सब इसका मेन उद्देश्य है। तो अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो फ्लैगशिप स्कीम है उसमें अगर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो एक स्टेटमेंट जो होगा वो हो सकता है बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। बैकग्राउंड का मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि DNRLM, इसका पहले नाम क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके नाम को क्या बदला गया? NRLM। 2016 में इसमें क्या लगा दिया गया? डे। प्रीलिम्स में ऐसे भी स्टेटमेंट आते हैं, किसमें? फ्लैगशिप स्कीम में। ठीक है, तो हर मंत्रालय का 30-40 मंत्रालय है, 1-2 जो फ्लैगशिप स्कीम है, टोटल 50 स्कीम हो जाएंगे। उसको आपको PT 365 के माध्यम से डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब बड़े टॉपिक में आज का लास्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। उसमें बोला गया है बर्कले अर्थ एक संस्था है जिसमें वार्षिक तापमान रिपोर्ट जारी करती है। उसका कहना है कि अब तक का सबसे गर्म ला नीना वर्ष रहा है 2025। अब क्या है भाई ला नीना वर्ष? ला नीना है क्या? तो और ये चर्चा में इसलिए है, देखो एनसो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में। उसमें पूरे वैश्विक स्तर पे जो जलवायु का या जो तापमान का एक आवर्ती बदलाव आता है, पीरियोडिक बदलाव आता है, उसमें कोई वर्ष एल नीनो वर्ष होता है
और कोई वर्ष ला नीना वर्ष होता है। कोई वर्ष एल नीनो वर्ष, कोई वर्ष ला नीना वर्ष। कोई वर्ष में दोनों का इफेक्ट नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट कितना साल पे आता है अभी तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, फिक्स वो पीरियड नहीं है। लेकिन अगर एल नीनो आ चुका है तो हो सकता है कि अगले 1-2 वर्ष में ला नीना आ जाए। ला नीना इस साल आया था तो हो सकता है कि अगले 1-2 वर्ष में, अगले वर्ष या 2-3 वर्ष बाद एल नीनो आ जाए, जिसका पूरे विश्व में जगह जगह पे लगभग हर महाद्वीप में कुछ ना कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसको बहुत विशेष रूप से आपको पढ़ना पड़ता है। 11th के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी है और मेंस में भी सवाल पूछ चुका है। तो इसलिए ये रिपोर्ट चर्चा में है कि जो ला नीना है ये तापमान में शीतलन लाता है, मतलब तापमान को कम करता है। और जब तापमान को कम कर रहा है तब भी सबसे गर्म वर्ष आया ला नीना का, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है हमारे जो जलवायु के प्रतिरूप में, जलवायु की संरचना में। जलवायु परिवर्तन के कारण, तापमान वृद्धि के कारण, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ला नीना वर्ष सबसे गर्म मिला है हमें, है ना। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ला नीना जो एंसो का ठंडा चरण है और आमतौर पर वैश्विक तापन पर शीतलन प्रभाव देता है, शीतलन प्रभाव देता है। तब भी ला नीना जो डिफरेंट वर्ष रहे हैं उसमें सबसे गर्म वर्ष 25 का है। तो बेसिकली आपको ये रिपोर्ट बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से जो वैश्विक तापन है उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, एल नीनो और ला नीना ये सब नेचुरल फिनोमेना है, मानव के हस्तक्षेप से नहीं आया। लेकिन मानव के हस्तक्षेप के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, जिसके कारण से जलवायु परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से एल नीनो और ला नीना जो नेचुरल फिनोमेना है उस पर भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो एल नीनो दक्षिणी दोलन, पहले हम एक फिगर देखेंगे फिर इस पे आएंगे। देखिए ये आपका यहां हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हैं, है ना। तो ये इंडियन ओशियन है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये आपको प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। जिस साल एल नीनो आता है, जिस साल एल नीनो आता है तो आप देख सकते हैं कि जो इंडियन ओशियन क्षेत्र में गर्म जल, समुद्र की बात कर रहे हैं, गर्म जल का प्रवाह बढ़ता है और दक्षिण अमेरिका तट पे इस क्षेत्र में गर्म जल का प्रवाह बढ़ता है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये ठंडे जल का प्रभाव बढ़ता है। जैसे ही यहाँ पे गर्म जल बढ़ा है इस क्षेत्र में, तो जो मॉनसून, जो व्यापारिक पवने हैं, जो मॉनसून पवने हैं, जरा सोचिए उसके बारे में। यहाँ और यहाँ के तापमान के अंतर के कारण वो वहाँ पे आपको व्यापारिक पवन, इंडियन ओशियन और जो आपका तिब्बत का पठार है या भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके तापमान के अंतर के कारण व्यापारिक पवन बहती है। जब ये तापमान का अंतर, यहाँ भी गर्म है और यहाँ भी गर्म हो गया, तो जब ये तापमान का अंतर कम हो जाता है तो व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है। जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाणिज्यिक पवनें, उतनी ज़्यादा मजबूत वाणिज्यिक पवनें होंगी। जितना ज़्यादा मजबूत वाणिज्यिक या व्यापारिक या मानसून पवनें होंगी उतना अच्छी बारिश होगी। लेकिन यहाँ पे ये तापमान का अंतर कम होता है, उस कारण से क्या होगा, व्यापारिक पवनें कमजोर हो गई, बारिश कम गिरेगी और इस पूरे क्षेत्र में सूखा ही सूखा, इस पूरे क्षेत्र में सूखा ही सूखा होगा या फिर तापमान में बड़े स्तर पे वृद्धि होगी, हीट स्ट्रोक और ये सब भी आ सकता है। वही चीज यहाँ पे देखने को मिलता है आपको दक्षिणी अमेरिका में, खासकर पेरू के तट पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब जस्ट इसका विपरीत फिनोमेना है,
एल नीनो के बाद ला नीना। ला नीना में क्या होता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो ठंडी ये महासागर ठंडा हो जाता है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो ठंडा हो जाता है, इस कारण से आपको जो टेम्परेचर डिफरेंस है हिंद महासागर और आपका तिब्बत के पठार या भारतीय उपमहाद्वीप का, वो बढ़ जाता है, जिस कारण से व्यापारिक पवने वाणिज्यिक पवने मजबूत होती हैं, बारिश अच्छा होता है ना। तो यही कुछ पीरियड पे एल नीना, कुछ पीरियड पे ला नीना, तो ये आता रहता है, इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो एंसो इफेक्ट इसी को हम लोग कहते हैं। एनसीईआरटी से और आपके क्लास में भी, फाउंडेशन में भी बड़ा डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है, पूरी एक क्लास 3 घंटा यही पढ़ाया जाता है। तो इसको कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अल नीनो दक्षिणी ऑसिलेशन एक आवर्ती प्राकृतिक घटना है जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान में उतार चढ़ाव होता है। अल नीनो और ला नीना क्या है? समुद्री घटक है और वायुमंडलीय प्रतिरूप, जिसको दक्षिणी ऑसिलेशन कहते हैं। तो जो समुद्र में जो चेंज होता है उसको एल नीनो और ला नीना कहते हैं, और वायुमंडल में जो बदलाव आता है उसको दक्षिणी ऑसिलेशन कहते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। जब ला नीना आता है तो भारत पे क्या प्रभाव होता है? एल नीनो का उल्टा है ला नीना। ला मतलब आपका जो व्यापारिक पवन है मजबूत होगी, तो ये ठंडा चरण है, इससे व्यापारिक पवनें मजबूत होती हैं और इससे बारिश अच्छा आता है, मॉनसून स्ट्रांग होता है, शीत ऋतु में ठंड ज़्यादा पड़ती है, अधिक ठंड देखने को मिलता है, शीतलहर चलती है, और बंगाल की खाड़ी में लेकिन बाढ़ और गंभीर चक्रवाती गतिविधियां बढ़ जाती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अल नीनो चरण देखेंगे अगर, अल नीनो जो ये एंसो का गर्म चरण है, इससे व्यापारिक पवन क्या होंगी? कमजोर होगी, इससे मानसून पर नकारात्मक प्रभाव होगा, मानसून कमजोर होता है, कम वर्षा होता है, बहुत क्षेत्र में सूखा पड़ता है, कृषि में जो चावल गन्ना तिलहन जैसी जो फसलें हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ती है, वो आपको उत्पादकता कम हो जाती है। यही नहीं, गर्मी में भीषण गर्मी और हीट स्ट्रेस भी आने लगता है। तो एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, और इसका भारत ही नहीं वैश्विक प्रभाव क्या है, प्रीलिम्स में या मेंस में पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग संक्षिप्तियों पे आते हैं, छोटे जो न्यूज हैं उन पे आते हैं। पहला न्यूज है ऑपरेशन पवन। जब आप आईआर में इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन पढ़ते हैं तो आप राजीव गांधी के दौर, और वहाँ पे भारत में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने थे, दोनों के बीच समझौता हुआ। जो श्रीलंका में तमिल अलगाववादी बड़े स्तर पे हिंसा कर रहे थे, उनको रोकने के लिए इस समझौते के माध्यम से भारतीय सेना वहाँ पे गई थी, जिसको भारतीय शांति सेना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहा गया। 29 जुलाई 1987 को ये समझौता हुआ था, लेकिन श्रीलंका में ये 2-3 वर्षों तक रही सेना, और श्रीलंका सरकार की नीति में बदलाव हुआ, जो उसको कुछ अपने संविधान में अमेंडमेंट करना था, वो जो नहीं हुआ। उसके बाद भारत ने मार्च 1990 में इसको वापस बुला लिया। आईआर में जो लोग पढ़ते हैं तो उनको पता है कि बहुत बड़ा इवेंट था। यहाँ आपको लग रहा होगा छोटा है, क्योंकि चर्चा में है कि रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का जो बलिदान था उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसे बहुत सारे विशेषज्ञ अमेरिका के लिए वियतनाम बोलते हैं कि वियतनाम में बहुत ज़्यादा क्षति हुआ, बहुत सारे उसके सैनिक मारे गए। भारत के लिए, या जो श्रीलंका में भारत का IPKF गया था, तो भारत के लिए वियतनाम श्रीलंका का वो इवेंट माना जाता है। भारत को बहुत ज़्यादा सैनिकों की क्षति हुई थी, और ये एक
इंडियन डिप्लोमेसी का एक माना गया कि नकारात्मक चीज था कि भारतीय सेना को वहां नहीं भेजना था दूसरे देश में, खासकर पड़ोसी देश में। तो जब आप पढ़ोगे, मेंस में तो कहीं नहीं पूछेगा आपसे, बस इसका उल्लेख ऑपरेशन पवन ये कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है। चूंकि ये करेंट में नहीं हुआ है ऑपरेशन पवन, तो पूछने के चांस बहुत कम है। उसके बाद अगला एक टॉपिक है आईएलओ का रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 का रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% के ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पे है। देखिए, जो भी बेरोजगारी दर और फलाना ढिमकाना, आपको वैश्विक स्तर पे डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इंडियन कंटेक्स्ट में क्या बोला है इस रिपोर्ट ने। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि जो आपको रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट की कौन जारी करता है, तो भैया आईएलओ करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% है। दूसरा चीज जो सकारात्मक चीज बोला है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जो रोजगार है, चाहे भारत हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि किया है। चाहे वो सोलर पावर हो, विंड एनर्जी हो, या आपको थर्मल पावर नहीं, वो हाइड्रो पावर हो, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। हरित क्षेत्र के कौशल, भारत में हरित क्षेत्र के कौशल में प्रशिक्षित कामगारों की मांग अधिक है, लेकिन जो डिमांड है उस अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्राप्त जो श्रमिक हैं वो कम मिलते हैं। तो भारत यहाँ डिमांड सप्लाई का गैप देख रहा है। ये बड़ा शायद ही कहीं पे आपको यूज होगा मेंस में भी। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, कानून के एक निर्णय आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 इससे संबंधित है। इसमें देखिए, नॉर्मली जो पुत्र वधू या बहू होती है, अगर सास ससुर जिंदा हैं, खासकर ससुर जिंदा हैं और वो विधवा हो गई, तो उसको जो उसके पति को जो मिलना था संपत्ति में हिस्सेदारी, तो उसको भी मिलेगा। तो एक ऐसा केस आया जहां पे ससुर मर गए, उसके बाद वो विधवा हुई, तो परिवार वाले उसको संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं दे रहे थे। तो वहीं पर निर्णय आया कि भैया, अपने ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता का दावा पूरा करने का अधिकार है, तब भी जब भी कि पुत्र वधू अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा हुई है। विधवा होने का मतलब उसका पति मर गया, तो अब ससुर भी मर गए, पति मर गए, परिवार वाले उसको गुजारा भत्ता ये सब नहीं दे रहे। तो ये निर्णय काफी इंपॉर्टेंट है। जो भारत में जो दत्तक ग्रहण भरण पोषण के संबंध में हिंदू में भी देखिए, यहाँ पे कौन कौन, ये जो कानून है किस किस रिलीजन पे लागू होता है। वो हिंदू धर्म को पालन करने वाले सिख, जैन, बौद्ध, इस सब धर्म को पालन करने वाले पे लागू होता है। ये किस पे लागू नहीं होता है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी पे लागू नहीं होता है। ठीक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं टीवी केयर्स, इनको माइक्रोराइजल नेटवर्क पर शोध कार्य करने के लिए टायलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट आपसे कहीं नहीं पूछेगा। जो टायलर पुरस्कार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि माइक्रोराइजल नेटवर्क क्या है। माइक्रोराइजल नेटवर्क, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बड़ा शानदार ये फोटो डिजाइन किया गया है। माइक्रोराइजल नेटवर्क ये भूमिगत फंगल, मतलब जमीन के नीचे फंगल का नेटवर्क होता है, जिसमें माइक्रोराइजा कवक अपनी हाइफा, उसकी जो धागे होते हैं, फंगल धागे होते हैं, उससे माध्यम से कई पौधों के जड़ों को आपस में जोड़ देता है। कई पौधों के जड़ों को आपस में जोड़ देता है। इसी को
बड़ा शानदार ये कॉन्सेप्ट है। जमीन के नीचे सोचिए, ऊपर में बहुत सारे पौधे हैं और जमीन के नीचे जो फंगल है, अब धागों के माध्यम से, फंगल धागों के माध्यम से कई पौधे के जड़ों को जोड़ देता है। ये पौधे के साथ सहजीवी संबंध में, सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है। जो पौधे हैं, कवक को कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और बदले में जो कवक है पौधे को जल और आवश्यक पोषक तत्व दे रहा है। इस जो पारितंत्र है जमीन के नीचे, इसको वुड वाइव वेब कहते हैं। वुड वाइव वेब, WWW। प्रीलिम्स से पूछ सकता है कि वुड वाइव वेब क्या है ना? तो माइक्रोराइजल नेटवर्क को वुड वाइव वेब कहते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये 13 अरब टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड को मृदा में समाहित करता है। ये कार्बन सिंक की तरह काम करता है। इन्वायरमेंट में, प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। एक और चीज न्यूज में है कि ताजे जल की पफर फिश, अभी हाल में भारत में पफर फिश विषाक्तता का पहला मामला का पुष्टि हुआ है। ये जो पफर फिश है, ये टेट्रा, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा, पीपीटी बनाने में थोड़ा छोटा लिखा गया है। टेट्रोडॉक्सिन इसमें एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जो मतलब जल को विषाक्त करता है, प्रदूषित करता है। जो टेट्राओडिडेंटी, इसका 30-35 प्रजाति है का ये समूह है जो ताजी जल में आपको मिलता है। ये पश्चिम घाट, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, इस सब में आपको ये फिश मिल जाता है। तो ये जो विषाक्तता उत्पन्न करता है, उससे तंत्रिका तंत्र पे भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही चीज इस न्यूज में है। इंडियन स्कीमर इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा इंडियन स्कीमर एक पक्षी है, उसके संरक्षण का प्रयास शुरू किया गया है, परियोजना शुरू किया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्रीलिम्स में एक बार आपसे पूछ चुका है कि किससे संबंधित है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिस्ट्री से संबंधित होगा, लेकिन ये पर्यावरण संरक्षण में भारत का एक बहुत बड़ा एनजीओ है जिसकी स्थापना 1883 में हुई है ना। जो इंडियन स्कीमर जो पक्षी है वो भारत का या भारतीय उपमहाद्वीप का देशज पक्षी है, जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार में आपको मिलता है। इसकी विशेषता होती है कि इसकी जो चोंच है, निचला चोंच थोड़ा लंबा होता है और ऐसे उड़ता हुआ आके पानी से मछली उड़ा के, मछली को पकड़ के उड़ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि IUCN के इंडेंजर्ड जो रेड डेटा बुक है, रेड सूची है, उसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। तो ये आप ध्यान रखिए। प्रीलिम्स में ये भी पूछ सकता है कि इंडियन स्कीमर एक पक्षी है, एक मेढक है, क्या है? तो ये भी आपसे ऑप्शन, चूंकि चर्चा में है तो आपसे ऐसे ऑप्शंस बन सकते हैं। उसके बाद वाइजर वन मानव निर्मित सबसे दूर जाने वाला कोई एक ऑब्जेक्ट है। इसको शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए बनाया गया था, नासा द्वारा प्रक्षेपित 1973 में किया गया था। तो वाइजर 1 1977 में किया गया था। पृथ्वी से 1 प्रकाश दिवस की दूरी पे निकल गया है, दूर हो गया। 1 प्रकाश दिवस मतलब एक दिन में लाइट जितनी दूर जाता है उतना दूर ये पृथ्वी से जा चुका है। आपको एक तुलना में बता दूं कि सूरज से पृथ्वी तक 8 मिनट लगता है प्रकाश को आने में, ये तो 24 घंटे में प्रकाश जितना दूर जाएगा उतना दूर ये पहुंच चुका है। वाइजर 1 नासा द्वारा बृहस्पति और शनि ग्रहों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया था। इसकी मुख्य उपलब्धियां हैं कि ये हेलिस्फीयर को पार करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। हेलिस्फीयर क्या है? हेलिस्फीयर आपके सोलर सिस्टम का वो आउटर पार्ट है जहां पे जो आपको हमारे सौर मंडल के बाहर के प्रभाव हमारे सूर्य के प्रभाव से अधिक हो जाते हैं। मतलब जो सन, जो तारा है, इसका प्रभाव
कम हो जाता है और बाहर का प्रभाव, दूसरे तारों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, उसको हेलियोस्फीयर कहते हैं, है ना। ये जो इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया है, इंटरस्टेलर स्पेस क्या है कि जो वह क्षेत्र जहां पे हमारे सूर्य के हेलियोस्फीयर और अन्य तारों के एस्ट्रोस्फीयर के बीच की स्थिति होती है, मतलब सूर्य का जो प्रभाव है लगभग नगण्य हो चुका है, अन्य तारों का प्रभाव अब आना शुरू होगा, तो उसके बीच का जो स्पेस है उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इंटरस्टेलर एक हॉलीवुड मूवी भी है, बड़ा फेमस मूवी है। एक लास्ट टॉपिक है निपाह वायरस। पहले भी जब निपाह वायरस केरल में आया था काफी चर्चा में रहा था, आज से 12-15 साल पहले, 12 साल पहले मुझे लगता है। अभी चर्चा में है, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य कर्मियों में निपाह वायरस का संक्रमण देखा गया है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि क्या यह एक प्रकार का जेनेटिक वायरस है। हाँ, जानवरों से इंसान में ये जाने वाला, फैलने वाला ये वायरस है। यह चमगादड़ या सुअर जैसे जानवरों के संपर्क में आने से या संक्रमित भोजन से या एक संक्रमित मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी जाता है, लेकिन इसका प्राथमिक स्रोत जानवर है और वो प्राथमिक स्रोत आपका चमगादड़ है। मनुष्यों में संक्रमण के लक्षण ऐसा हो भी सकता है कि ना दिखे, ये भी हो सकता है कि तीव्र श्वसन संक्रमण हो या प्राणघातक मस्तिष्क ज्वार भी हो सकता है। जो फ्रूट बैट्स बैक्टीरिया है वो इसमें आपको मेन इसका होस्ट है। अभी कोई ऐसा वैक्सीन नहीं बन पाया है जो इस निपाह वायरस के लिए फुल प्रूफ हो, तो कोई विशेष दवा या वैक्सीन हम नहीं बना पाए हैं। तो चर्चा में है निपाह वायरस, फोटो समझ में आ रहा होगा, जो मेन होस्ट है वो फ्रूट चमगादड़ है। ठीक है, तो यही आपके सारे संक्षिप्तियां थी। जो भी आपके प्रश्न बाद में आएंगे उसको सॉल्व कीजिए। प्रश्न याद रखिए, कोई भी नया चीज मिले तो उसका नोट्स जरूर बनाइए, नहीं तो आप डेली प्रश्न करेंगे और उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, ऐसा चलता रहेगा, कल को रिवीजन नहीं हो पाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी चीज जिसका आप रिवीजन ना कर सकें उसको पढ़ना ही नहीं है। तो आपको कोई ना कोई नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं कल। गुड नाइट, थैंक यू।